हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहेज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12th की यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स उसका पार्ट 7 देखेंगे। इससे पहले जो इसके 6 पार्ट हैं उसमें हमने इसके स्टेप वाइज एनसीईआरटी के जो टॉपिक हैं वो कवर किए हैं। तो वहां से अब हम पहुंच चुके हैं आर्हेनियस इक्वेशन तक। इसके बाद हमारे बस इस यूनिट में 3 ही टॉपिक बचते हैं, एक आर्हेनियस इक्वेशन, एक कोलोजन थ्योरी और एक इसके साथ है इफेक्ट क्या होगा कैटालिस्ट का। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन को, कंप्लीटली अच्छे से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है तो अपलोड होने में दिक्कत हो जाती है। इससे पहले हम इसके सारे जो पार्ट हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12th केमिस्ट्री नाम से, तो चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहो तो इसके पहले वाले पार्ट हैं वो देख सकते हो। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। तो देखो आर्हेनियस इक्वेशन में क्या पढ़ा था हमने, जब हमने पढ़ा था सेकंड पार्ट में वीडियो के इस यूनिट के, कि इफेक्ट जो रेट कांस्टेंट है उसको कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। तो उनमें एक था इफेक्ट टेम्परेचर, कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेट कांस्टेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसा ही कब देखा गया, जब जो N2 डिकम्पोजिशन देखा गया N2O5 का, तो वहाँ पे भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व क्या देखा गया कि हम क्या देखा, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। जब N2O5 का डिकम्पोजिशन नोटिस किया गया ना एक्सपेरिमेंटली, तो वहाँ पे क्या पता चला कि जब हम टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो हमारी जो ये रिएक्शन है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाती है। वो हमारी रिएक्शन 12 मिनट्स में, अप्रोक्स 12 मिनट्स में है वो कंप्लीट हो जाती है। उसी के बाद जब हम इसका टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, और जब इसका टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये रिएक्शन है वो 5 आवर्स में कंप्लीट होती है। और जब हम इसका टेम्परेचर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, तो इस रिएक्शन को 10 डेज लग जाते हैं कंप्लीट होने के लिए। तो आप देख सकते हो कि कैसे कैसे टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो रिएक्शन कंप्लीशन का टाइम है और जो इसका रेट कांस्टेंट है, कैसे कैसे उस पर इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे तो क्या था कि जैसे ही रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। देखो जब 50 डिग्री सेल्सियस था तो रिएक्शन है वो 12 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। जब 25 था तो 5 घंटे लग जाते हैं उसको, और जब 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आते हैं तो जो ये डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है ये 10 डेज लेता है अपने डिकम्पोजिशन को कंप्लीट होने में। तो ऐसे आप देख सकते हो कि टेम्परेचर का क्या रोल है। तो इन सब को नोटिस करके, अलग अलग चीज़ों को नोटिस करके एक डेफिनेशन पता चली, एक बात पता चली कि जैसे ही हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा रेट है वो डबल हो जाता है पहले वाले रेट की। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड टू 10 डिग्री सेल्सियस। जो रेट है रिएक्शन का वो डबल होता चला जाता है पहले वाले के, जब जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे इंक्रीज हो जाता है। जैसे मान लिया हमने कोई भी एक रिएक्शन लिखी है, ए से हमें मिला B+C, हमने लिखी कोई भी रिएक्शन। तो मान लिया हमने क्या किया कि टेम्परेचर था 25, टी को बड़े डी से लिखते हैं टेम्परेचर को, डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो रेट था हमने मान लिया क्या था, K1। उसके बाद जब हम टेम्परेचर लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं, तो हमने इंक्रीज किया 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये बना 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये चीज़ नोटिस की गई एक्सपेरिमेंटली कि जैसे ही हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे जो हमारा रेट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये तो थी इतनी बात। उसके बाद देखो, उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने किया ये काम कि टेम्परेचर को और जो रेट है उसको आपस में कंबाइन करके एक इक्वेशन दी है। तो सबसे पहले जो इसके डच केमिस्ट थे उन्होंने इस इक्वेशन को बताया था, लेकिन उसके बाद जो आर्हेनियस है उसने इस इक्वेशन को अच्छे से समझाया भी और इसको इंटरप्रेट भी किया। तो आर्हेनियस ने क्या इक्वेशन दी, K = A E की -E/RT। तो आर्हेनियस ने ये इक्वेशन दी है। उसके बाद देखो हम इनको वन बाय वन देखते हैं क्या क्या है ये। K क्या है, रेट कांस्टेंट। उसके बाद ए क्या है, एक्सपोनेंशियल से पहले वाला फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और साथ में इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर।
उसके बाद आर क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसकी जो यूनिट है 8.314 जूल पर मोल। उसके बाद क्या बचा, टी क्या है, टेम्परेचर। तो ये वाली चीज़ें इसमें सब है कि ए क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल से पहले वाला फैक्टर, के क्या है, रेट कांस्टेंट है, आर है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है, और टी क्या है, टेम्परेचर। तो ये वाली जो इक्वेशन थी ये किसने दी थी, आर्हेनियस ने दी थी। उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया कि ठीक है लेकिन कोलाइडिंग होगी ना मॉलिक्यूल की, तो आर्हेनियस इक्वेशन ने ये इक्वेशन तो दी, लेकिन इन्होंने क्या कंसीडर किया, जब भी हमारे कोई भी दो मॉलिक्यूल हैं वो कोलाइड होते हैं तो वहाँ पे एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, और उस अनस्टेबल इंटरमीडिएट को बनने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एग्जाम्पल किसका लिया गया, H2 और I2 से हमें क्या मिलता है, HI मिलता है, इतना हमें सभी को पता है। लेकिन इसमें होता क्या है, जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो यहाँ पे क्या होगा, पहले इन ये HH है, ये II है, और इनके बीच में क्या बनता है, एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, और उसके बाद हमें HI मिलता है। उसके बाद जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये था क्या कि एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट हमें वहाँ पे मिलेगा, तो उसको, उस इंटरमीडिएट को बनने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे हमें बताना हो तो क्या बोलेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों होता है, अनस्टेबल इसलिए होता है ये इंटरमीडिएट, ताकि हमें प्रोडक्ट मिल जाए। अगर ये इंटरमीडिएट ही स्टेबल बन गया तो ये आगे प्रोडक्ट बनाने के लिए आगे डिसोसिएट नहीं होगा। अनस्टेबल टू फॉर्म द अनस्टेबल इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलेंगे हम, जो एनर्जी हमें रिक्वायर होगी अनस्टेबल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक ग्राफ की हेल्प से हम इसको समझेंगे। तो हमने क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लेते हैं एनर्जी, और यहाँ पे हम लेते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अगर आपको ग्राफ की हेल्प से मैं समझाना चाहूँ कि एनर्जी ये क्या होती है, तो देखो यहाँ पे क्या होते हैं हमारे रिएक्टेंट H2 + I2, और यहाँ पे हमारी जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना है वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट, या इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमें मिलेगा HI जो कि है हमारा प्रोडक्ट। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी जो एनर्जी है वो हमारे जो रिएक्टेंट है उनकी पहले से है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ से हम एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन अच्छे से दे सकते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट इन एन रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इतनी मॉलिक्यूल की पहले एनर्जी थी, हमारे जो रिएक्टेंट है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी इतनी है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जितनी एनर्जी उसे रिक्वायर होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऐसे आप जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको समझ सकते हो। अब देखो जितने भी मॉलिक्यूल हम लेंगे उनमें ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि सब मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल हो, हर मॉलिक्यूल की अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो साइंटिस्ट है मैक्सवेल, उन्होंने क्या किया, एक प्लॉट दिखाया। प्लॉट किसके फॉर्म पे दिखाया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंक्लूड उसने नहीं किया, उसने क्या लिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या मतलब क्या है कि ऐसे जो जिनकी जो एनर्जी, मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग जो मॉलिक्यूल हैं उसने ऐसे एक मॉलिक्यूल्स लिए जिनकी एनर्जी लगभग सेम थी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी E डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल एन मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ पे टोटल हैं। तो ऐसे हम निकालते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी E, number of molecules having energy E।
और NT मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उस उन्होंने क्या आउट में उसने क्या दिखाया, क्या लिया उन्होंने, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे क्या लिया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसके बीच में जो प्लॉट बनाया तो वहां पे उसने क्या किया कि ये वाली जो एनर्जी होगी उसको उसने क्या नाम दिया, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। अब मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी का मतलब क्या है कि जो उसने उस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी ली जिसकी सेम थी, और ये वाली क्या होगी कि ये वाली जो एनर्जी है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की होगी। कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी जैसे ये वाले हैं, इन मॉलिक्यूल की एनर्जी इससे लेस भी हो सकती है, इससे हाई इन वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन कहना क्या था इनका कि जो मॉलिक्यूल लेस एनर्जी के होंगे या जो मॉलिक्यूल हाई एनर्जी के होंगे वो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की बजाय हमेशा ही कम रहेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज हायर, ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल की उसने कंसीडर की थी, ऑलवेज हायर देन द मॉलिक्यूल्स हैविंग लेसर और हायर एनर्जी, कि जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी लेस होगी या हायर होगी, हायर एनर्जी, उनसे जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होगी उन मॉलिक्यूल की हमेशा ही जो नंबर है वो ज़्यादा रहेगा। तो ये जो प्लॉट है उसमें उसने यही बताया कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शन, जिन मॉलिक्यूल की जो एनर्जी थी, मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल की जो एनर्जी थी उसको उन्होंने क्या नाम दिया, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन बात फिक्स क्या है कि वो जो नंबर होगा ना लेस एनर्जी वाले और हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स का, वो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी वाले मॉलिक्यूल से हमेशा ही कम होगा। उसके बाद देखो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, जैसे जैसे अब हम देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये वाला जो प्लॉट है वो किसकी साइड जाएगा, हायर काइनेटिक एनर्जी की साइड जाएगा। कैसे देखते हैं हम, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से, एज द टेम्परेचर increases curve moves towards higher kinetic energy। ठीक है, हायर एनर्जी कैसे हम देखेंगे, देखो यहाँ पे हमने ली एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे हमने लिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने दो कर्व देखे, एक तो ये था हमारा टेम्परेचर T वाला, और एक हमारा क्या टेम्परेचर T+10 जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो उसमें क्या होगा, जो कर्व है वो हायर काइनेटिक एनर्जी की टुवर्ड है वो चला जाएगा। एक तो बात है ये, तो यहाँ से हम जब बनाएंगे तो देखो, एक तो थे इसमें जब टेम्परेचर T था तो इतने मॉलिक्यूल्स थे कोलाइडिंग वाले, कोलाइडिंग, और जब टेम्परेचर हमने ज़्यादा लिया तो ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं, ये वाले जो एरिया है एट T+10 टेम्परेचर पे जो नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अब यहाँ से हमने देखो, हमने कैसे पता लगाया कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक की लेके एक्टिवेशन एनर्जी है ये, और इस केस में यहाँ से यहाँ तक की। तो एक्टिवेशन एनर्जी जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है, टेम्परेचर को हमने बढ़ाया है, वैसे ही जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हुई है।
काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है। तो यहाँ से हमें पता चला क्या कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है उनकी जो वैल्यू होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, और जो हमारा कर्व है वो हायर काइनेटिक एनर्जी की साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बात थी इस वाले ग्राफ की। अब ये वाली चीज़ हमने लिख तो दी, जैसे लिखी कैसे, हमने देख के लिखी कि एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज़्यादा टेम्परेचर के टाइम पे कम है, और जो कम टेम्परेचर है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। अब इस बात को हम प्रूव कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको, इसमें रखने की बात नहीं है। एक्टिवेशन हमने क्या इक्वेशन देखी थी, ए ई की माइनस ई ए बाई आर टी, है ना। हम एक बार लोग लेते हैं एल एन के, टेक लोग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एल एन ए की माइनस ई ए बाई आर टी। तो एल एन के ये हो जाएगा एल एन ए और साथ में एल एन ए की माइनस ई ए बाई आर टी। उसके बाद क्या हो जाएगा, एल एन के एल एन ए, और ये वाली चीज़ है वो आगे आ जाएगी प्लस में। ये वाली चीज़ है क्योंकि प्रोडक्ट है ना, तो प्लस का होता है तो प्रोडक्ट हो जाता है, और प्रोडक्ट होता है तो प्लस का हो जाता है। ये हो जाएगा ई ए माइनस के, क्योंकि आगे आएगा तो माइनस ई ए बाई आर टी, और यहाँ पे एल एन ई होगा, और एल एन ई की वैल्यू होती है। तो ये देखो यहाँ तक आया, तो हमारी इक्वेशन बनी ये एल एन के और एल एन ए माइनस में ई ए बाई आर टी। तो हमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो हमारा रेट कांस्टेंट भी है वो इंक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी, और जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं एक्टिवेशन एनर्जी लिखो, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी और हमारा रेट कांस्टेंट है वो इंक्रीज होगा। तो कैसे लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, साथ में एक्टिवेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी, तो वो भी गलत नहीं है अगर हम ये लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखो ये वाली इक्वेशन हमारी आई है, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे ना, तो मान लिया मैंने एल एन ए की वैल्यू ली 100 फिक्स, यहाँ पे हमने एल एन के लिया और एल एन ए की मैंने वैल्यू ले ली 100 फिक्स। एक बार एक्टिवेशन एनर्जी मैंने 10 ले ली और एक बार एक्टिवेशन एनर्जी 5 ले ली। तो जब मैंने एक्टिवेशन एनर्जी को 10 लिया और ये वाली टर्म है कांस्टेंट, ऐसे ही एल एन के, तो ये वाली 100 और माइनस में ई ए बाई ई ए यहाँ पे हमने ली 5, और ये वाली जो टर्म है वो है कांस्टेंट। तो यहाँ से देखो 100, यहाँ पे 100 में से 10 गया, 100 में से 10 गया, तो यहाँ पे बचा 90 और यहाँ पे बचा 95। तो यहाँ पे भी एक्टिवेशन एनर्जी कम थी, वहाँ पे क्या हुआ है, रेट कांस्टेंट इंक्रीज हुआ है। यही हमने बोला है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा। तो एग्जांपल से भी हमने समझा कैसे कि जैसे ये 10 था, ये 10 एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमने कम ली है तो रेट कांस्टेंट ज़्यादा आया है, और रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमने ज़्यादा ली है तो रेट कांस्टेंट हमारे पास कम आया है। ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर का रोल देखो, ये तो हमने पता चला किससे, एक्टिवेशन एनर्जी से। अगर हमने टेम्परेचर का रोल है यहाँ पे डिस्कस करना हो, क्या था, ई ए बाई आर टी था ना। देखो जब हमने इसका एक्टिवेशन एनर्जी का रोल समझा था तो नीचे वाली टर्म को हमने कांस्टेंट मान लिया था कि हमें नहीं पता वो कितनी है, ठीक है। तो हमने इस वाली टर्म को वो कांस्टेंट माना था कि यहाँ पे हमने 5 रख के 10। अब हम एक्टिवेशन एनर्जी को कांस्टेंट मानते हैं और टेम्परेचर को कम ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि मैंने टेम्परेचर को लिया 100 केल्विन और यहाँ पे 200 ले लो 273 केल्विन, और यहाँ पे मैंने टेम्परेचर को लिया 283 केल्विन। अब देखो ये वाली चीज़ है सेम, अगर नीचे बड़ा होता है तो ऊपर वाली टर्म हो जाती है छोटी। जैसे ही हमने बोला कि हमारा डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा तो ओवरऑल टर्म है वो ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बड़ा होने की वजह से ये ओवरऑल है वो डिक्रीज हो गई, और ये छोटा होने की वजह से ये ओवरऑल इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ से देखो इंक्रीज मतलब नेगेटिव में एक बड़ी वैल्यू जाएगी, नेगेटिव में बड़ी वैल्यू जाएगी तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे नेगेटिव में इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू छोटी होगी क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने ये डिस्कस किया कैसे, एक बार हमने एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को डाल के देखा कि जब हमने एक्टिवेशन एनर्जी 10 ली यहाँ पे और ये 5 लिया तो इसकी वैल्यू ज़्यादा थी ना उस टाइम भी, क्योंकि यहाँ पे 95 आया था और यहाँ पे 90 आया था, कि जब हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम लेंगे तो रेट कांस्टेंट वहाँ पे ज़्यादा होगा। इसकी बजाय उल्टा
जब हम टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, हमारा रेट कांस्टेंट है वो ज़्यादा होगा। तो ऐसे हमने डिस्कस किया था कि रेट कांस्टेंट को ज़्यादा होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी तो कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि 5 लिया तो 95 आया था, 10 लिया तो 90 आया था। और जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना चाहिए। टेम्परेचर क्यों इंक्रीज, क्योंकि यहाँ से इसकी वैल्यू कम होगी, ओवर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, तो इसमें से कम छोटी माइनस होगी, तो यहाँ पे इसकी ओवरऑल वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। तो ऐसे आप इसके इफेक्ट को समझ सकते हो। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो उसके बाद हम इसका डेरिवेशन बचता है वो करते हैं, बाकी हमारा है जो ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि ए ई की माइनस ई ए बाई आर टी। तो हमने लिया लोग एल एन ए प्लस में एल एन, एक बार पूरा लिखो ई माइनस ई ए बाई आर टी, कहीं आपको समझ ना आए। तो यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी होती है एल एन ए डॉट बी की, एल एन ए प्लस में एल एन बी। तो ये हो जाएगा एल एन ए प्लस में एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। तो यहाँ से एल एन ए ये वाली जो टर्म है वो आगे आ जाएगी माइनस ई ए बाई आर टी और एल एन ई, क्योंकि लोग में अगर ये एक्सपोनेंशियल होता तो वो आगे आ जाता। अब इसकी वैल्यू 1, तो ये बचेगा एल एन ए माइनस में ई ए बाई आर टी। ये था इतना। तो यहाँ तक ये वाली चीज़ अगर आपको पता तो आगे हम इसको डेराइव करेंगे अलग अलग टेम्परेचर पे। तो देखो अगर हम यहाँ से ही प्लॉट बनाना चाहें किसके बीच में, एक बार प्लॉट देख लेते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, बाद में डिस्कस करेंगे। एल एन के बीच में और 1/t के बीच में। तो देखो y इज इक्वल टू यहाँ से m x क्या है 1/t, तो यहाँ पे x एक्सिस पे क्या है 1x और प्लस में c। तो यहाँ से देखो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आई एल एन ए, और x के प्लेस पे है 1/t। तो यहाँ से m की वैल्यू स्लोप की वैल्यू आई माइनस ई ए बाई आर। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या आई माइनस ई ए बाई आर। तो स्लोप नेगेटिव है तो मतलब हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये वाला जो स्लोप है, ये वाला जो इंटरसेप्ट, ये वाला होता है इंटरसेप्ट, तो ये हो जाएगा एल एन ए, और जो स्लोप है हमारा वो क्या हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर। तो ऐसे आप इसका जो प्लॉट है वो भी बना सकते हो। अब तक हमने जितने वीडियोस में स्लोप बनाना देखा, ग्राफ बनाना देखा, तो उसके बाद ये वाली चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राफ। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। अब हम इसको अलग अलग टेम्परेचर पे देखते हैं। एट टेम्परेचर T1, तो ये क्या हो जाएगा एल एन K1, एल एन ए कॉन्स्टेंट ई ए बाई आर टी 1। उसके बाद एट टेम्परेचर T2 क्या हो जाएगा एल एन K2 इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी 2। उसके बाद देखो सब्सट्रैक्ट करते हैं 1 फ्रॉम 2, ये 1 है और ये 2 है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। देखो जब भी हमें ऐसे इक्वेशन घटाने हो तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड घटेगा और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड घटेगा, तो ये आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 फ्रॉम 2, तो 2 में से घटानी एल एन K2, यहाँ से एल एन K2 माइनस एल एन K1, और यहाँ से एल एन ए माइनस में ई ए आर टी 2, माइनस में ये वाली चीज एल एन ए और ये माइनस माइनस प्लस, तो ई ए बाई आर टी 1। तो ये कैंसिल हो गया हमारा, तो ये बचेगा एल एन। और देखो एक आइडेंटिटी होती है एल एन ए माइनस एल एन बी, वो क्या हो जाता है एल एन ए बाई बी। तो ये जो छोटी मोटी आइडेंटिटी है उनको आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा एल एन K2 बाई में K1, और ये हो जाएगा ई ए आर टी 2 माइनस के आर टी 2 और प्लस के ई ए आर टी 1। तो यहाँ तक हमारा आ चुका है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसको मिटा लेते हैं क्योंकि बोर्ड है छोटा। तो यहाँ पे आया एल एन K2 डिवाइड बाई K1, और यहाँ से कॉमन लिया हमने क्या ई ए बाई आर। तो यहाँ पे क्या बचा 1/T1 माइनस में 1/T2, और उसके बाद यहाँ तक भी छोड़ सकते हो आप अगर आपके पास कैलकुलेटर है, या तो साथ में इसको लॉग में बदलते हैं। जब हम एल एन को लॉग में बदलते हैं तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होती है 2.303 की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2.303 लॉग ऑफ K2 बाई K1 ई ए बाई आर, और ये हो जाएगा 1/T1 माइनस में 1/T2। अब ये क्या हो जाएगा लॉग
K2 बाई K1 और ये हो जाएगा A डिवाइड बाई 2.303 R और 1 बाई T1 माइनस में 1 बाई T2। तो ये था हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमने अरहेनियस इक्वेशन का स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब डिस्कस किया है। यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन भी देखा, इसके जो 3 प्लॉट्स थे उनको भी एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो इसका एक लास्ट टॉपिक बचता है कोलोजन थ्योरी वाला, और एक उसमें क्या है वो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो वो नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे और इसी के साथ हमारी फिर यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।